दुनिया के इतिहास में ऐसे अपराधी बहुत कम हुए हैं जिनका नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठते थे। एक आदमी जिसने पूरी सरकार को चुनौती दी, एक आदमी जिसके पास इतना पैसा था कि वह अपने नोट गिनने के लिए रबर बैंड भी टनों में खरीदता था, और एक आदमी जिसने हजारों बेगुनाहों का खून बहाया लेकिन फिर भी गरीब जनता के बीच रॉबिन हुड बनकर जिंदा रहा। उसका नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया। उसे दुनिया जानती है किंग ऑफ कोकेन या फिर नार्को टेररिस्ट के नाम से। आज हम केस विद अरविंद पर लेकर आए हैं पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी, कैसे एक साधारण लड़का बना दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग किंग पिन। तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एक छोटे से गांव रियो नेग्रो में हुआ था। उसका बचपन मेडलिन की गरीब बस्तियों में बीता। पिता एक किसान थे और माँ एक स्कूल टीचर, लेकिन गरीबी इतनी गहरी थी कि छोटी उम्र से ही एस्कोबार ने पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते तलाशने शुरू कर दी। कहते हैं बचपन में ही एस्कोबार दोस्तों से कहा करता था, एक दिन मैं या तो राष्ट्रपति बनूंगा या फिर अरबपति अपराधी, और वही हुआ। एस्कोबार ने शुरुआत छोटे छोटे अपराधों से की। वो नकली लॉटरी टिकट बेचता, चोरी की गाड़ियां आगे बेचता और यहाँ तक कि कब्रिस्तान से पत्थर चुरा कर उन्हें बेचता। धीरे धीरे उसकी नजरें ड्रग्स के कारोबार पर पड़ी। 70s में जब दुनिया भर में कोकेन की डिमांड बढ़ रही थी, एस्कोबार ने समझ लिया यही वो रास्ता है जिससे वो अरबपति बन सकता है। एस्कोबार की सोच हमेशा बड़ी थी। उसने सिर्फ चिल्लर चुराने या छोटे मोटे काम से संतोष नहीं किया। उसने 1970 के दशक की शुरुआत में ड्रग्स तस्करों के लिए काम करना शुरू किया। उसका काम था ड्रग्स की छोटी छोटी खेपों को मेडलिन से बाहर पहुंचाना। लेकिन एस्कोबार जल्दी हिंसा के लिए कुख्यात हो गया था। वो अपने दुश्मनों को डराने के लिए एक ही हथियार इस्तेमाल करता था, प्लाटा ओ प्लोमो, मतलब कि चांदी लो यानी रिश्वत दो या गोली खाओ। एस्कोबार के गिरोह ने 1971 में मशहूर बिजनेसमैन का अपहरण किया। उसके बदले $50,000 की फिरौती भी मिली उसे, लेकिन पैसा लेने के बाद उस आदमी को मार दिया गया। यहीं से एस्कोबार की क्रूरता सामने आने लगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कोकेन ही उसकी असली ताकत बन सकती है, और फिर शुरू हुआ मेडलिन कार्टेल का खेल। सन 1976 यही वो साल था जब पाब्लो एस्कोबार ने आधिकारिक रूप से अपने खुद की ड्रग्स की साम्राज्य की नींव रखी। इस कार्टेल का मकसद था कोकेन को लैटिन अमेरिका से अमेरिका तक पहुंचाना। शुरुआत में एस्कोबार बोलिविया और पेरू से कोकेन मंगवाता और उसे अमेरिका में तस्करी करता, लेकिन असली गेम तब बदला जब उसने अपने साथी कार्लोस लेदर के साथ मिलकर बाहामास के नॉर्मन्स के को एक ट्रांसशिपमेंट पॉइंट बना लिया। ये एक छोटा सा टापू था जहां से जहाज और प्लेन सीधे अमेरिका के फ्लोरिडा तक माल पहुंचा सकते थे। धीरे धीरे मेडलिन कार्टेल इतना ताकतवर हो गया था कि अमेरिका में 80% से ज़्यादा कोकीन इन्हीं के जरिए पहुंचने लगी थी। कल्पना कीजिए, हर महीने 70 से 80 टन कोकेन अमेरिका भेजी जाती थी। इस धंधे से एस्कोबार अरबों डॉलर कमाने लगा। कहा जाता है उस दौर में उसकी दौलत इतनी थी कि वो अपने नोट गिनने के लिए रबर बैंड पर हजारों डॉलर खर्च करता था। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी घोषित किया है, और एस्कोबार ने अपने इन पैसों से एक ऐसी हवेली बनाई जो किसी राजा की हवेली से कम नहीं थी। यह सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि 20 वर्ग किलोमीटर का एक साम्राज्य था। यहाँ एक प्राइवेट जू भी था जिसमें हाथी, जिराफ, हिप्पो और विदेशी जानवर थे। एक प्राइवेट एयरपोर्ट, झील, बुल फाइटिंग एरिना और आलीशान बंगला, ये सब एस्कोबार की शान थी। एस्कोबार की ताकत सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि उसके डर से थी। पुलिस अधिकारी, जज, मंत्री, कोई भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। जिसे खरीदा जा सकता था एस्कोबार उसे खरीद लेता था, और जो इनकार करता था उसे गोली मार दी जाती थी। एस्कोबार ने 1982 में राजनीति में कदम रखा। वो कोलंबिया की संसद का सदस्य बना और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी हासिल किया, यानी अब वो कानून के दायरे में रहकर भी कानून तोड़ सकता था। लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों की लिस्ट भी बढ़ने लगी। कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनिला ने खुलेआम कहा, एस्कोबार एक अपराधी है। 1984 में रोड्रिगो को गोलियों से भून दिया गया, और इसके बाद एस्कोबार का आतंक कोलंबिया में और तेजी से फैलने लगा।
लेकिन असली जंग एस्कोबार ने छेड़ी एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के खिलाफ। अमेरिका चाहता था एस्कोबार और दूसरे ड्रग माफिया को वहां ट्रायल के लिए भेजा जाए, लेकिन एस्कोबार जानता था अगर वो अमेरिका गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए उसने लॉस एक्स्ट्राडिटेबल्स नाम का एक संगठन बनाया जो इस पॉलिसी के खिलाफ खून खराबा करने लगा। हर धमाका, हर हत्या एक ही संदेश देती थी, जो हमें अमेरिका भेजना चाहता है उसका अंजाम मौत है। इस बीच एस्कोबार ने मीडिया, पुलिस और सरकार इन सब के बड़े हिस्से को अपने पैसे से कंट्रोल में कर लिया और मेडलिन की गलियों में लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे, क्योंकि वो गरीबों के लिए घर, हॉस्पिटल और फुटबॉल मैदान बनवा रहा था। 1985 कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। यह वो साल था जब पाब्लो एस्कोबार ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक ऐसा हमला करवाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एस्कोबार ने वामपंथी गुरिल्ला संगठन M19 को पैसे और हथियार दिए और उन्हें यह आदेश दिया पैलेस ऑफ जस्टिस पर हमला करो। 6 नवंबर 1985 को M19 के लड़कों ने बोगोटा के जुडिशियल पैलेस पर धावा बोल दिया। करीब 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें आधी सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई। सिर्फ एक इमारत नहीं जली थी, बल्कि कोलंबिया का लोकतंत्र जलकर राख हो गया था। कहा जाता है इस हमले का असली मकसद था सुप्रीम कोर्ट में रखी उन फाइलों को नष्ट करना जिनमें एस्कोबार और मेडलिन कार्टेल के खिलाफ सबूत थे। उस दिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि अब एस्कोबार सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड नहीं, बल्कि एक नार्को टेररिस्ट बन चुका है जो पूरे देश की सरकार को चैलेंज कर सकता है। पैलेस ऑफ जस्टिस के बाद एस्कोबार ने हत्या और धमाकों का ऐसा खेल खेला जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। 1989 में एस्कोबार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस की हत्या कर दी। लुइस कार्लोस जनता का नेता था और वादा कर चुका था कि अगर वो जीता तो एस्कोबार को अमेरिका भेज देगा, लेकिन एस्कोबार ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उसी साल एस्कोबार ने एक और खतरनाक कदम उठाया। उसने एक फ्लाइट को बम से उड़ा दिया। 107 लोग मारे गए। मकसद था नए राष्ट्रपति उम्मीदवार केसर गविरिया को मारना, लेकिन किस्मत से गविरिया उस फ्लाइट में नहीं थे। इस बम धमाके में 2 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए और यही वो पल था जब अमेरिका ने सीधे हस्तक्षेप करना शुरू किया। CIA, DEA और अमेरिकी फौज सब अब एस्कोबार को खत्म करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। उस दौर में कोलंबिया की सड़कों पर रोजाना धमाके होते थे। पुलिस अधिकारी, जज, पत्रकार, कोई भी सुरक्षित नहीं था। एस्कोबार ने सैकड़ों पत्रकारों और पुलिस वालों की हत्या करवाई। यही वजह थी कि लोग उसे रॉबिन हुड ऑफ मेडलिन कहने लगे। गरीब जनता उसकी मदद के बदले उसकी रक्षा करती। पुलिस जब भी उसे पकड़ने जाती, मोहल्ले के बच्चे और औरतें पुलिस पर पत्थर बरसाने लगते। एस्कोबार जनता का दुश्मन नहीं था, सरकार का दुश्मन था। 22 जुलाई 1992 को एस्कोबार जेल से भागने के बाद सीधा मेडलिन की गलियों में लौट आया, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। अब उसके दुश्मन सिर्फ सरकार और अमेरिका ही नहीं थे, बल्कि राइवल गैंग्स और लॉस एप्स नाम का संगठन भी उसके पीछे पड़ चुके थे। ये वही लोग थे जिनके परिवार या साथी एस्कोबार के हाथों मारे गए थे। इन्होंने ठान लिया था अब एस्कोबार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर अमेरिका ने भी कोलंबिया को सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दी। CIA और डेल्टा फोर्स ने मिलकर सर्च ब्लॉक नाम की एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम का काम था एस्कोबार का पीछा करना और उसके फोन कॉल ट्रैक करना, उसे हर हाल में खत्म करना। 16 महीने तक मेडलिन की सड़कों पर मौत का खेल चलता रहा। एस्कोबार लगातार छुपता रहा, जगह बदलता रहा और अपने दुश्मनों से जूझता रहा। उसके सैकड़ों आदमी लॉस पेप्स और पुलिस के हाथों मारे गए। उसके आलीशान मकान जलाकर खाक कर दिए गए, लेकिन एस्कोबार अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था। 1 दिसंबर 1993 एस्कोबार का 44वां जन्मदिन। उसने अपनी फैमिली को फोन किया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह फोन कॉल उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन जाएगी। 2 दिसंबर 1993 मेडलिन की एक इमारत में पाब्लो एस्कोबार छुपा हुआ था। सर्च ब्लॉक और पुलिस ने उस जगह को घेर लिया। एस्कोबार ने छत पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एस्कोबार के पैर, पेट और सिर में गोलियां लगी। वो छत पर गिर पड़ा। दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड, जिसने पूरी सरकार को घुटनों पर ला दिया था, आज खुद खून से लथपथ छत पर पड़ा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं एस्कोबार को पुलिस ने मारा, तो कुछ लोग मानते हैं एस्कोबार ने खुद अपनी जान ले ली ताकि वो गिरफ्तारी की बेइज्जती से बच सके। सच जो भी हो, लेकिन 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। एस्कोबार की कहानी आज भी किताबों, फिल्मों और सीरीज में जिंदा है,
नेटफ्लिक्स की नार्कोस, फिल्म लविंग पाब्लो और अनगिनत डॉक्यूमेंट्री, हर जगह एस्कोबार की दास्तां सुनाई जाती है। लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है, क्या एस्कोबार सच में रॉबिन हुड था या सिर्फ एक खूनी अपराधी जिसने अपने लालच और सत्ता की भूख में एक देश को जलाकर राख कर दिया। तो दोस्तों, ये थी पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, एस्कोबार एक विलन था या हीरो? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो केस विद अरविंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।